नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इनफैक्ट वाह वुमन में आपका फिर से स्वागत है। आज काफ़ी समय बाद हम एक एपिसोड लेके आ रहे हैं किसी रीजंस की वजह से। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाला हूं जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हैं। पिछले कुछ सालों से उनके व्यूअर्स और उनके सब्सक्राइबर्स काफ़ी हैं और फॉलोअर्स भी काफ़ी हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए मिलते हैं आज की वाह वुमन से। इनका नाम है नीना कपूर जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे चूज किया इंटरव्यू के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई बोलता है आपका इंटरव्यू लेने में, कहा हाँ ले लो फटाफट। नहीं नीना जी, ये इंटरव्यू इसलिए है क्योंकि ये चैनल ही वाह वुमन के लिए कि आप जैसी वुमन जो ऑलरेडी एक अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी हैं और आगे भी कर रही हैं। हाँ जी, अभी शुरुआत हुई है और मुझे लगता है कि मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है और मैं करती रहूंगी। और मुझे बहुत प्यार मिलता है लेडीज का। जब मुझे प्यार मिलता है तो मुझे पावर मिलती है। वेरी गुड। सो नीना जी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इंस्टाग्राम पे जहाँ तक मुझे मालूम है 1,85,000 फॉलोअर्स हैं। हाँ जी। और पिछले 4 साल से इंस्टाग्राम पे हैं, इससे पहले टिकटॉक पे भी थी। ज़्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊँगा, इन्हीं से पूछते हैं। तो नीना जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका अभी तक बैकग्राउंड क्या रहा है? लाइक आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और इस बिज़नेस में, ये तो बिज़नेस ही है बेसिकली, अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक बिज़नेस बन गया। इससे पहले आप क्या करती थी? इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब सेक्टर में थी और प्राइवेट जॉब ही मैंने शुरू से किया है क्योंकि मैं दिल्ली से ही हूँ और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे और उन स्ट्रगल्स ने मुझे सिखाया है कि मुझे कुछ बन के दिखाना है, कुछ स्पेशल। मुझे एक नॉर्मल सी लाइफ से निकल के अपने आप को, हम दुनिया में आए और किसी को नहीं पता चला, बट हम जब जाएं तो पता चलना चाहिए कि कोई तो गया है। करेक्ट। कोई तो गया है। तो बस मैं वो चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं एक नॉर्मल सी हूँ और मुझे कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही और हर कोई मुझे कुछ भी बोल सकता है। तो मुझे बहुत सारी रिस्पेक्ट लेनी है, बहुत सारा प्यार लेना है। तो उसके लिए मुझे थोड़ी अपनी जगह बनाने के लिए कुछ तो स्पेशल करना पड़ेगा। तो जब मुझे ये सोशल मीडिया मिला तो मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है। घर में रह के, घर में सारे काम करने के बाद आप दुनिया के साथ जुड़ सकते हो। तो सबसे इजी तरीका लगा क्योंकि मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। मैं अपने इंडिया में ही इतनी जगह है जो घूमी नहीं हूँ, तो मुझे ये सबसे इजी लगा और मुझे बहुत मजा भी आने लग गया। मजा भी आने लग गया। जो मेरे अंदर बच्चा था, मैं कुछ भी कर रही हूँ और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वो सामने वाले कौन कौन लोग देख रहे हैं, वो क्या क्या जज कर रहे हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं अपने आप को एंजॉय कर रही थी वीडियो बना के। तो ये तो रही सोशल मीडिया की बात। सोशल मीडिया के बारे में मैं आपसे और डिटेल में जानना चाहूँगा। लेकिन जैसे कि मैंने सवाल किया था, आपका बैकग्राउंड, आप दिल्ली से हैं, आप मैरिड, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो शादी से पहले आप जॉब करती थी? हाँ जी, शादी से पहले भी जॉब करती थी। मुझे काफ़ी जल्दी जॉब करना पड़ा क्योंकि रिक्वायरमेंट थी मेरी कुछ ऐसी, तो मुझे जल्दी जॉब करना पड़ा। तो फिर मुझे लगा कि अपने लिए अगर आपको कुछ जगह बनानी है तो पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है। चाहे थोड़ा कमाओ, जैसे भी कमाओ। मेरी स्टडी तो इतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि बचपन मेरा 13-14 साल की एज में, मतलब मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया और फिर मम्मी की शादी हो गई तो हम पापा के पास थे। थोड़े टाइम बाद फिर पापा की भी शादी हो गई, तो मम्मी की फैमिली अलग हो गई, पापा की फैमिली अलग हो गई। और फिर मुझे लगा कि मुझे छोटे बहन भाइयों को ज्यादा, इतनी छोटी एज में आपको कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ कि मैं रिस्पॉन्सिबल ज्यादा हो गई हूँ, या स्ट्रगल पीरियड आपका शुरू हो गया? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मेरे पे पहले से थी क्योंकि मम्मी भी काम करती थी, ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, पापा बाहर रहते थे, दुबई रहते थे, तब भी मैं बहन भाई को देखती थी। पर जब ये इंसिडेंट हुआ तो मुझे लगा कि अब दोनों इतना टाइम नहीं देंगे, बहन भाई छोटे थे, अब उनको मुझे ही देखना पड़ेगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन गई। और वो टाइम जो यंग टाइम था जिसमें लड़कियां सजती सवरती कुछ कुछ ऐसे, तो वो मेरा टाइम अपने बहन भाइयों के लिए एक पेरेंट्स के तौर पे हो गया कि मुझे उनका ध्यान रखना है, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं टाइम से, सब कुछ कैसे कर रहे हैं। तो
उस चीज में मेरा बिजी हो गया। तो आप एल्डेस्ट है आपकी पूरी फैमिली के अंदर? हाँ जी, मैं बड़ी बहन हूँ और मेरे से छोटी बहन थी। हम 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई। हाँ जी, तो भाई सबसे छोटा था और फिर उसके स्कूल जाती थी, पीटीएम अटेंड करती थी। तो मुझे लगता था कि जैसे मेरे बच्चे के जैसे हैं। अभी जब मेरे बच्चे खुद के हो गए तब भी मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे जैसे ही हैं। वैसे मेरे को नीना जी के बारे में एक थोड़ी सी बात पता लगी कि इन्होंने अपनी शादी अपने ही पैसे से की है, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सही हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और शादी एक्चुअली क्या था, शादी जब हमारी लव मैरिज होने लगी तो हमारे पास इतना नहीं था, मम्मी के पास भी इतना नहीं था। मम्मी को ये था कि किसी तरह से बस शादी हो जाए, अपने अपने घर जाओ। और पापा की जो शादी हो चुकी थी दूसरी जगह, तो वहाँ भी वो अलाउ नहीं कर रहे थे कि भी मेरी शादी को अटेंड करें और ये सब चीजें खर्चा वर्चा करें। तो दोनों को लगा कि आप देख लो जैसे करना है। अब मुझे लगा कि मुझे एक जगह शादी करके कम से कम कुछ बेस ऐसा बनाना है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ डिस्टर्ब हो गया है, पर मुझे कुछ ऐसा बनाना है जहाँ पे मैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके दिखाऊं, करेक्ट, दिखाऊं अपने बहन भाई को। क्योंकि मुझे उस वक्त समाज से बहुत सारी बातें सुनने को मिली कि अच्छा, इनके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया, अभी इसको भी हो जाएगा, अब ये लोगों को कोई शादी नहीं करेगा, इनकी लाइफ तो खराब है। तो मुझे लगता था कि मुझे इन सबको गलत प्रूव करना है। तो मुझे एक शादी करनी है एक फैमिली में, और एक अच्छी फैमिली बना के मम्मी पापा को दोनों को दिखाना है कि मैं कर सकती हूँ, मैं तब भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया और जब शादी हुई तो बहुत सारे अप डाउन होते हैं, बट मैं स्ट्रॉन्ग अड़ी रही कि मुझे सब हराना चाहते हैं और मुझे ये करना चाहते हैं कि ये शादी मेरी सक्सेसफुल ना हो, पर मुझे इसको कामयाब बना के दिखाना है। तो मैं अपने से चैलेंज जो है ना, मैं अपने खुद को देती रहती हूँ, रोज देती हूँ कि नहीं, तू कर सकती है, तू और अच्छा कर सकती है। अगर आपको कोई अच्छा नहीं मिलता तो आप कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करो, ना कि ब्लेम करने की कोशिश करो कि मैं आपकी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल होगी। ऐसा नहीं, करेक्ट। मुझे अपने कुछ अच्छा बना के दिखाना है, उसके बिना भी। तो शादी के बाद भी आपका कुछ स्ट्रगल पीरियड रहा है? बहुत शादी के बाद तो बहुत स्ट्रगल पीरियड रहा कि अगर आप ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ पे आपको पीछे बैकग्राउंड आपका सॉलिड नहीं होता, तो बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। correct. कि अगर आपको कोई बात बुरी लगी, आप पेरेंट्स के पास नहीं जा सकते हो, अपने छोटे बहन भाई है उनको क्या बताओगे। तो ये सब चीजें तो मैंने फेस की। फिर फाइनेंशियल जो होती है ना, वो आपको बहुत तोड़ देती है। करेक्ट। वो आपको इतना तोड़ देती है कि आप रोज लड़ाई झगड़ा भी करते हो, फिर साथ भी रहते हो, फिर कोशिश भी करते हो कि किसी तरह से अपने बच्चे अगर आपने किए तो उनको एक अच्छी लाइफ, अच्छी स्टडी दो। बट उसके बीच में भी अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ कोऑपरेट नहीं करते या फिर किसी वजह से कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, जैसे मेरे हस्बैंड को उन दिनों में डिप्रेशन हो गया, जिन दिनों में मुझे बच्चों को स्टडी के लिए स्कूल भेजना है, उनकी फीस अरेंज सब कुछ करना है, उस वक्त फिर मुझे सब कुछ अकेले मैनेज कैसे करना है, तो वो बहुत टाइम था। हाँ जी, तो खैर वो भी हो गया, निकल गया। मेरे हस्बैंड को मैंने बहुत जल्दी निकाला डिप्रेशन में से। मैंने कहा निकलो भाई, जल्दी निकल जाओ जल्दी निकलो, गुजारा नहीं है, क्योंकि मैं अब शादी हो चुकी है, अब मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ, कहीं तुम शक डाउट में रहो कि। देखिए, आपसे एक बड़ा इंस्पिरेशन ये मिला कि इतनी स्ट्रगल के बावजूद भी आपके हस्बैंड के साथ भी जब ये एपिसोड हुआ तो आपने उनको छोड़ा नहीं। ये कमेंडेबल चीज़ है। एंड फिर भी आप उनके साथ खड़ी रही, अपने बच्चों के लिए खड़ी रही। सो कमिंग फॉरवर्ड, जब आपका शादी हो गई उसके बाद आप बताया कि जॉब भी आप करती रही, फिर कंटिन्यू आपने जॉब किया। सो इवेंचुअली अब आते हैं सोशल मीडिया पे। इस सोशल मीडिया शुरू कैसे हुआ? सोशल मीडिया पे क्या होता था कि हस्बैंड ऑफिस जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो मैं घर पे बैठ के कुछ काम करती थी। ऑफिस का कुछ वाउचर्स होते थे मेरे स्टेप फादर के साथ, जहाँ पे मेरे हस्बैंड काम करते थे, तो मैं वाउचर्स करती थी। तो उस टाइम मुझे लगता था कि बच्चे उस वक्त बनाते थे कुछ रील्स वगैरह, वो टिकटॉक बनाते थे, तो मुझे लगता था कि चलो मैं देखती हूँ। तो उस वक्त मैं कुछ भी बनाती थी अपने आप को खुश करने के लिए, क्योंकि
पैसे वैसे का किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं थी, बट मैं अपने आप को खुश करने के लिए, एक मेरे अंदर बच्चा था जो मैं फोन में देख के अब बात करती थी, मुझे कोई भी टाइम नहीं देता था, सब लोग बिजी थे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दोपहर में आएंगे, उनके लिए सब कुछ तैयार करना है, इन बिटवीन चलो थोड़ा सा मस्ती करती हूँ। तो वो मस्ती करती थी और देखती थी। तो वही मस्ती जानना चाह रहा हूँ, वो शुरुआत कहाँ से की थी आपने? वो तो मैं बचपन से मस्तीखोर थी, बट क्या होता है कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है तो आपकी मस्ती दब जाती है। करेक्ट। तो फिर मुझे लगा थोड़ी सी मैं इजी हो गई हूँ, अब बच्चे स्कूल गए, हस्बैंड ऑफिस गए, सबको मैंने भेज दिया, अब वो आएंगे, तब तक के लिए मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो थोड़ा सा करती थी मस्ती। फिर बच्चे कभी कभी देखते, क्या मम्मी ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बच्चे थोड़ा सा ऐसे एम्बैरेसिंग होने लग गए। तो मैंने बोला कि ठीक है, बोलते रहे बच्चे, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगने लग गया था। तो 1-2 साल बाद फिर मेरी बड़ी बेटी बोलती है कि मम्मी आप वायरल हो गए हो, आप मेरे ऑफिस में सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको तो सब लोग ऐसे करने। थोड़े टाइम बाद हम लोग जा रहे थे। तो ये वायरल कौन से प्लेटफॉर्म पे था? टिकटॉक पे। टिकटॉक पे एक्चुअली मैंने बोला कि मुझे काफी लोग कमेंट करते थे, अरे तुम्हारी एज देखो, तुम आराम से बैठ जाओ, तो दादी नानी ऐसे करके बोलते थे। तो मैं बोलती थी, एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा दादी बोलो, नानी बोलो, मम्मी बोलो, चाची बोलो, जो भी बोलो, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप करना है। तो जब ऐसे बोला मैंने, तो थोड़ी देर बाद वो वीडियो बहुत वायरल हुई। तो आपने उस चीज को एक प्रूव कर दिया कि एज इज नॉट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर। वो तो मैं अभी भी बोलती हूँ, अभी भी मुझे बहुत सारा चीज सुनने को मिलता है, पर मैं कहती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैं इस एज में रह के, मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज को, जेंट्स को, जो कि ज्यादा एज में जाके एकदम से कुछ नया मकाम बना। मैं तो अभी, मेरी उस हिसाब से कुछ एज नहीं है, और मुझे लगता है कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पहाड़ उठा सकती हूँ अपने शोल्डर्स पे, तो ये तो कुछ भी नहीं है, मैं एंजॉय भी कर सकती हूँ। तो फिर टिकटॉक के बाद क्या हुआ? आप जैसे आप बता रही थी, आपकी बेटी ने बोला कि आप वायरल हो गए हो। तो फिर हम जा रहे थे, तो किसी ने आके एकदम से फोटो क्लिक की। मैंने कहा क्या हो गया भैया? कहते हैं अरे मैम मैं आपका फैन हूँ। तो मम्मी, मेरी बेटी बोली, मम्मी ये तो बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें। तो फिर धीरे धीरे फिर टिकटॉक बंद हो गया, फिर इंस्टा शुरू हुआ, तो फिर कोरोना की वजह से सब कुछ हमारा बंद हो गया, सब जगह से पेमेंट का, ऊपर से डिप्रेशन और हावी हो गया इनका। मैं इन सवाल पे आने वाला था कि जैसे टिकटॉक बंद हो गया, क्योंकि सबको ही मालूम है इंडिया में बैंड है। हाँ। और उसके बाद आप इंस्टा पे आई, तो कोरोना में फिर इंस्टा पे आई। तो इंस्टा पे आने के बाद मैं, ठीक है, ऐसे नॉर्मल चल रहा था, तो हमारी इनकम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट फिर जब कोरोना आया, तो उसमें हम लोग सब एकदम ऐसे हो गए कि अब हम क्या करेंगे। Exactly. क्योंकि इस एज में मैं अपने हस्बैंड कहीं को नौकरी करने के लिए बोलूं, या फिर हम कहाँ जाएंगे, तो कैसे चलेगा। तो इंस्टा से फिर हमारा धीरे 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 ऐसा लगा कि हमें एंजॉय भी करना है और हमें काम भी करना है, और सबसे बड़ी बात है कपूर जी को भी इसमें इन्वॉल्व करना है। अब मैं कपूर जी को बोलती थी कि अब आपको हंसना पड़ेगा। Exactly. क्योंकि वो हंसते नहीं थे। तो सबसे रीजन डिप्रेशन का यही होता है कि जब आप खिलखिला के हंसोगे तो डिप्रेशन जाएगा। अब तो कपूर साहब बाहर आ गए हैं और इनके वीडियोस देखते हैं हम लोग, बहुत एंजॉय करते हैं साथ में। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा तरीका है कपूर जी का डिप्रेशन कम करने का, और अपनी इनकम स्टार्ट करने का, और अपने आप को बिजी रखने का। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, और मुझे बहुत सारा प्यार मिला लेडीज का, जो मुझे बाहर मिलती थी और बोलती थी कि हम आपसे जीना सीखते हैं। Exactly. जिस टाइम पे मैं सोच रही थी कि अब मेरी लाइफ खत्म है, अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब तो लगता है मैं खत्म हूँ, डेड हूँ। तो जब मुझे वो लेडी ऐसी कोई मिली और मुझे बोला उसने कि मैं आपसे जीना सीखी, तो मुझे लगा यार, मैं जब मुझसे कोई जीना सीख रहा है, तो मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ कि मुझे तो बस खत्म ही हो जाना अब। तो फिर मुझे और एक पावर मिली, और मैंने कहा चलो अभी इसको करते हैं। फिर बस प्रार्थना की कि भगवान जी आप रास्ता दिखाते जाओ, मैं चलती जाऊंगी। क्या बात है। तो अभी आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, हाँ, और यही मेरे ख्याल से 4 प्लेटफॉर्म है जिसपे आप काफी एक्टिव हैं। हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी स्टोरी जान के, और स्पेशली इस स्माइल के पीछे जो इनकी स्ट्रगल है, वो एक बहुत ही इंस्पिरेशन है आप जैसी लेडीज के लिए जो आज घर बैठी हैं, या इनफैक्ट मेन ऑल्सो हु आर लुकिंग एट, जिन्होंने इनकी कहानी सुनी कि इतने प्यारे स्माइल के पीछे कितनी भयंकर स्ट्रगल रही है। तो नीना जी,
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी जान के आपसे। इनफैक्ट मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मिला है इनफैक्ट। और शुक्रिया दिल से आपका बहुत बहुत शो पे आने के लिए। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वाह वुमन। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और वाह वुमन के साथ। तब तक प्लीज़ कीप शेयरिंग, liking, commenting, and do not forget to subscribe the channel. Thank you so much and love you all. Bye.